सोचो अगर हजारों खतरनाक ज़ॉम्बी अचानक किसी शहर के गेट पर आ जाएं, और वो भी ऐसे ज़ॉम्बी जो पहले से बिल्कुल अलग हों। दोस्तों, द वॉकिंग डेड की कहानी अब अपने आखिरी और सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। चारों बड़े ग्रुप एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं। चारों तरफ डर का माहौल है और ऐसा लग रहा है जैसे वही पुराना खौफनाक दौर वापस आ गया हो। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे कहानी पर आते हैं। सामने से हजारों ज़ॉम्बी धीरे धीरे कम्युनिटी के मेन गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन गेट पर खड़े सैनिकों को जरा भी डर नहीं लगता, क्योंकि पिछले 16 सालों से वो लोग ऐसे हमलों का सामना करते आ रहे हैं। उनके लिए ये बस एक और आम हमला है, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है। अचानक सैनिक देखता है कि कुछ ज़ॉम्बी गेट के लोहे के बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो हैरान रह जाता है, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। ज़ॉम्बी हमेशा बस चलते हैं, लेकिन चढ़ना ये बिल्कुल नया और डरावना बदलाव था। यानी अब ये म्यूटेंट ज़ॉम्बी बन चुके थे। सैनिक अभी इस बात को समझ ही रहा होता है कि तभी एक और ज़ॉम्बी चुपके से पीछे से उसके वॉच टावर पर चढ़ाता है, लेकिन बेचारा सैनिक इससे बिल्कुल अनजान होता है। वो आराम से खड़ा होकर वॉकी टॉकी पर हेडक्वार्टर को रिपोर्ट दे रहा होता है। नीचे खड़े दूसरे सैनिक भी घबरा जाते हैं। वो गोली चलाने से डर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने फायर किया तो शायद अपने ही साथी को मार बैठेंगे, और बस यही गलती भारी पड़ जाती है। अचानक वो ज़ॉम्बी पीछे से सैनिक पर टूट पड़ता है और उसके शरीर से मांस का बड़ा टुकड़ा नोच लेता है। दर्द से सैनिक बुरी तरह चीख पड़ता है। उसी अफरा तफरी में उसका हाथ गलती से मेन गेट के कंट्रोल स्विच को छू जाता है और अगले ही पल कम्युनिटी का विशाल गेट धीरे धीरे खुलने लगता है। यही वो पल था जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। हजारों ज़ॉम्बी अब बिना किसी रुकावट के सीधे अंदर घुस जाते हैं। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। गेट पर मौजूद 2 सैनिक ये सब देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि इस भीड़ से लड़ना उनके बस की बात नहीं है, और फिर दोनों अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ पैमेला अपने कमरे में खड़ी है। वो अपने चेहरे से खून साफ कर रही होती है। असल में कुछ ही देर पहले उससे गलती से जूडिथ को गोली लग गई थी और अभी तक वो उसी सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। एक बुजुर्ग औरत घबराई हुई अंदर आती है। वो तुरंत बताती है कि फेडरेशन की दीवार टूट चुकी है और ज़ॉम्बी बड़ी संख्या में शहर के अंदर घुस चुके हैं। ये सुनते ही पैमेला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। तभी वो बुजुर्ग औरत कहती है, अगर अभी सारी फौज को इकट्ठा करके ज़ॉम्बियों पर हमला किया जाए तो शायद हालात संभाले जा सकते हैं। लेकिन पैमेला जो आदेश देती है उसे सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। वो कहती है, सभी सैनिकों को तुरंत उसके प्राइवेट मैंशन की सुरक्षा में लगा दिया जाए और ज़ॉम्बियों को शहर के रेजिडेंशियल एरिया की तरफ मोड़ दिया जाए, ताकि आम नागरिक उन ज़ॉम्बियों को रोकने के लिए एक ढाल की तरह इस्तेमाल हो सके। ये सुनकर बुजुर्ग औरत पूरी तरह सन्न रह जाती है, क्योंकि इसका मतलब साफ था, हजारों मासूम लोगों को जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेल दिया जाएगा। उधर दूसरी तरफ जूडिथ बुरी तरह घायल हो चुकी है। डेरिल उसे अपनी बाहों में उठाकर जल्दी जल्दी अस्पताल की तरफ भाग रहा है, लेकिन तभी सामने सड़क पर सैनिकों की एक टीम रास्ता रोक लेती है। वो बताते हैं कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं, इसलिए सबको रास्ता बदलकर दूसरे इलाके में जाना होगा, क्योंकि अभी लड़ने का समय नहीं है। डेरिल मजबूरी में दिशा बदल देता है, लेकिन वो लोग अभी कुछ ही दूर पहुंचे होते हैं कि अचानक एक बड़ी बस तेजी से गली के अंदर घुस आती है। अब हालत ये हो चुकी है कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। चारों तरफ बंद गली और पीछे से तेजी से आती ज़ॉम्बियों की भीड़। ऐसे में सभी लोग अपने हथियार निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब पैमेला की नई चाल है। शायद उसने सैनिकों को भेजकर इन सबको यहीं खत्म करने का प्लान बनाया है। कुछ ही सेकंड में सैनिक अपनी गाड़ियों से पूरी गली को घेर लेते हैं। हर तरफ से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन अजीब बात ये होती है कि सैनिक उन पर हमला नहीं करते। सबके चेहरे पर सवाल था, अगर मारना नहीं है तो फिर ये कर क्या रहे हैं। तभी सैनिक हर गली के मुहाने पर बड़े बड़े रोड ब्लॉक लगाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो हवा में गोलियां चलाने लगते हैं। पहले तो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन फिर अचानक सबको असली सच्चाई समझ आ जाती है। ये सैनिक असल में ज़ॉम्बियों की पूरी भीड़ को इसी गली की तरफ खींच रहे हैं, यानी उन्हें जानबूझकर यहाँ फंसाया जा रहा है। अब चारों तरफ से ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इसी बीच नीगन की नजर
एक अजीब चीज पर पड़ती है। वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी बाकियों से अलग व्यवहार कर रहा है। वो सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि सामने रखे रोड ब्लॉक को चढ़कर पार करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। मतलब अब ज़ॉम्बी पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। कुछ ही पल में चारों दिशाओं से ज़ॉम्बियों की भीड़ उनकी तरफ आने लगती है और अब सच में सबकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इस बार बचने का कोई साफ रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी अचानक ज़ॉम्बियों की भीड़ के बीच से दो लोग भागते हुए दिखाई देते हैं। कैली तुरंत अपनी बंदूक उठाकर उन पर निशाना साध लेती है, लेकिन उसी वक्त कॉनी उसे रोक देती है। वो ध्यान से देखती है और पहचान जाती है ये कोई दुश्मन नहीं है, ये तो ल्यूक और उसकी पत्नी है। दरअसल दोनों पहले ज़ॉम्बियों की भीड़ में फंस गए थे। भीड़ उन्हें धक्का देती हुई यहाँ तक ले आई और किस्मत से उन्हें यहाँ अपने पुराने साथी मिल जाते हैं। लेकिन अभी मिलने मिलाने का समय नहीं था, क्योंकि हालात हर सेकंड और खतरनाक होते जा रहे थे। डेरिल सबसे ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी बाहों में घायल जूडिथ थी। उसे पता था हर एक मिनट की देरी जूडिथ की जान के लिए खतरा बन सकती है। तभी कैरल चारों तरफ नजर दौड़ाती है और उसे सामने एक छोटी सी संकरी गली दिखाई देती है। वो तुरंत समझ जाती है कि यही उनका इकलौता बचने का रास्ता है। कैरल तुरंत सबको इकट्ठा करती है और एक प्लान बनाती है। सब लोग मिलकर ज़ॉम्बियों को रोकेंगे ताकि डेरिल को भागने का मौका मिल सके। ये लोग पहले भी कई बार मौत के मुंह से लौट चुके थे, इसलिए सबको पता था कि किसे क्या करना है। कुछ लोग आगे बढ़कर रास्ते के ज़ॉम्बियों को मारने लगते हैं ताकि आगे जाने का रास्ता साफ हो सके, और कुछ लोग पीछे रुककर बाकी ज़ॉम्बियों को रोकते हैं। सबकी टीम वर्क इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही पलों में रास्ता खुल जाता है और फिर साथियों की मदद से डेरिल आखिरकार उस छोटी गली में घुस जाता है। लेकिन तभी बुरी तरह घायल जूडिथ अचानक धीरे से एक नाम पुकारती है। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि लगता था जैसे वो किसी को आखिरी बार याद कर रही हो। डेरिल पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ उसके साथी अभी भी ज़ॉम्बियों से जूझ रहे थे। हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे थे और ऐसे वक्त में उन्हें किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो हालात पलट सके। एक ऐसा आदमी जो हमेशा हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लड़ता है। आखिरकार साथियों की कुर्बानी और बहादुरी की वजह से डेरिल किसी तरह अस्पताल तक पहुंच जाता है। वो अंदर घुसते ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कोई है यहाँ, जल्दी मदद करो। लेकिन अजीब बात ये थी, अस्पताल में कोई डॉक्टर नजर नहीं आता। कुछ देर बाद जूडिथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, लेकिन सामने का नजारा देखकर वो भी हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ कोई इलाज नहीं कर रहा था, बल्कि कुछ सैनिक जल्दी जल्दी मेडिकल सामान ट्रकों में भर रहे थे। और तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है, जहाँ डेरिल बेहोश पड़ा होता है। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था और अब अस्पताल के अंदर हालात बहुत खराब हो चुके थे। असल में सैनिकों ने मेडिकल सामान बचाने के लिए डेरिल को बेहोश करके जमीन पर गिरा दिया था और अब पूरा अस्पताल लगभग खाली हो चुका था। लेकिन असली खतरा अभी बाहर खड़ा था, क्योंकि उसी समय हजारों ज़ॉम्बी अस्पताल के गेट तक पहुंच चुके थे। अगर वो अंदर घुस जाते तो डेरिल और जूडिथ दोनों की मौत तय थी। जूडिथ अभी भी बुरी तरह घायल थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो बड़ी मुश्किल से बिस्तर से नीचे उतरती है। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ती है। उसे पता था अगर अभी दरवाजा बंद नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। वो पूरी ताकत लगाकर दरवाजा बंद करने ही वाली होती है कि तभी एक ज़ॉम्बी सीधे दरवाजे तक पहुंच जाता है। उसका सड़ा हुआ हाथ दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन जूडिथ अपनी बची हुई सारी ताकत लगा देती है और आखिरकार दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। लेकिन इसके बाद उसका शरीर जवाब दे देता है और अगले ही पल डेरिल और जूडिथ दोनों मेडिकल रूम के अंदर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। उधर गली में हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके थे। ज़ॉम्बियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। लड़ते लड़ते अचानक ल्यूक की पत्नी को एक ज़ॉम्बी काट लेता है। ये देखकर ल्यूक तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से उस पर झपट पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बियों की भीड़ उसकी पत्नी को घसीटकर अपने बीच ले जाती है और फिर जो होता है उसे देखकर किसी का भी दिल कांप जाए। ल्यूक अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को ज़ॉम्बियों द्वारा नोचते हुए देखता है। वो जोर जोर से चीखने लगता है, लेकिन उसी वक्त एक ज़ॉम्बी उसके पैर में भी काट लेता है। ये दर्द और अपनी पत्नी को खोने का सदमा दोनों मिलकर उसे तोड़ देते हैं, लेकिन बाकी लोगों के पास रुकने का समय नहीं था। तभी कैरल को दीवार में एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है। वो तुरंत सबको आवाज देती है, जल्दी यहीं से निकलो। सब लोग जल्दी जल्दी उस रास्ते से भागने लगते हैं। कुछ देर बाद अस्पताल के अंदर डेरिल को होश आता है। वो धीरे धीरे उठकर चारों तरफ देखता है और उसे राहत मिलती है, क्योंकि कैरल और बाकी साथी भी वहाँ पहुँच चुके थे। लेकिन तभी अस्पताल में एक दर्द भरी चीख गूंजती है। ये आवाज ल्यूक की थी। डेरिल तुरंत समझ जाता है कि हालात बहुत गंभीर हैं, क्योंकि सारे मेडिकल सप्लाई सैनिक पहले ही लेकर जा चुके थे और ल्यूक के जख्म से लगातार खून बह रहा था। उसे रोकने का कोई तरीका नहीं बचा था। कुछ ही मिनटों में वो मासूम और दयालु म्यूजिक टीचर हमेशा
हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर देता है। लेकिन कम से कम उसकी आखिरी सांसों में उसके सबसे करीबी लोग उसके साथ थे। मैग्ना, कॉनी और कैली तीनों उसके पास बैठकर रोने लगते हैं। माहौल इतना दर्दनाक था कि किसी के पास शब्द ही नहीं बचे थे। आखिरकार मैग्ना कांपते हाथों से एक चाकू निकालती है और भारी दिल के साथ ल्यूक को आखिरी राहत देती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन डैरिल जानता था कि अभी हार मानने का समय नहीं है। वो चुपचाप जूडिथ के पास जाता है। डैरिल का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो लगभग हर इंसान को दिया जा सकता है। इसलिए वो बिना देर किए अपने खून से जूडिथ को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना शुरू कर देता है। उसे बस इतना चाहिए था कि जूडिथ को थोड़ा और समय मिल जाए। उधर दूसरी तरफ कॉमनवेल्थ की जेल में मर्सर बेचैन होकर बैठा हुआ था। उसे बाहर से ज़ॉम्बियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं और वो समझ गया था कि बाहर कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। तभी अचानक जेल के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका होता है और अगले ही पल लोहे का दरवाजा उड़कर खुल जाता है। दरअसल प्रिंसेस और मैक्स मर्सर को बचाने के लिए वहाँ पहुँचे थे। मर्सर को आजाद होते ही सबकी उम्मीदें फिर से जाग उठती हैं, क्योंकि मर्सर एक शानदार सैनिक था। उसके साथ होने का मतलब था अब लड़ाई का पलड़ा बदल सकता है। बिना समय गवाए मर्सर सबको लेकर सीधे आर्मरी की तरफ जाता है। वहाँ पहुँचते ही सब लोग जल्दी जल्दी हथियार उठाने लगते हैं। मर्सर कहता है, जल्दी करो, जितने हथियार उठा सकते हो उठाओ, हमें अस्पताल जाना है। डैरिल और बाकी लोगों को बचाना होगा। सभी लोग बंदूकें, गोलियां और ग्रेनेड गाड़ियों में भरने लगते हैं। लेकिन तभी मैगी बिल्कुल शांत खड़ी एक स्नाइपर राइफल तैयार कर रही होती है। उसे अच्छी तरह पता था कि पैमेला इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो उसे खुद पैमेला का सामना करना होगा। तभी नीगन आगे आता है और कहता है, अगर पैमेला से लड़ना है तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इतने में ज़ॉम्बियों की भीड़ उस इलाके तक भी पहुँच जाती है। मर्सर तुरंत अपनी पिस्तौल निकालता है और गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी इज़ेकियल उसे रोक देता है, क्योंकि सामने से दो लोग उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। ये कोई दुश्मन नहीं थे, ये थे एरन और लीडिया, लेकिन उनके पास हालात समझाने का समय नहीं था। ज़ॉम्बी हर तरफ फैल चुके थे, इसलिए सब लोग तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और सीधे अस्पताल की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर शहर के दूसरे हिस्से में रोजेटा, गैब्रियल और यूजीन अब भी बच्चों को ढूंढ रहे थे। खासकर रोजेटा अपनी बेटी कोको को लेकर बहुत परेशान थी। आखिरकार वो लोग एक अनाथालय तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा भवन बुरी तरह बर्बाद हो चुका था। हर तरफ खून के निशान थे और वहां काम करने वाले लगभग सभी लोग अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। ये देखकर रोजेटा का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी बेटी भी, लेकिन तभी अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। तीनों आवाज की दिशा में दौड़ते हैं और वहां पहुंचकर देखते हैं कोको जिंदा है। असल में एक उल्टा पड़ा बेबी क्रिब उसे ज़ॉम्बियों से बचा रहा था, लेकिन सामने खड़े ज़ॉम्बियों को देखकर वो डर के मारे जोर जोर से रो रही थी। ये देखकर रोजेटा का गुस्सा फट पड़ता है। वो बिना सोचे समझे कमरे के अंदर घुस जाती है और कुछ ही सेकंड में कमरे के सारे ज़ॉम्बियों को खत्म कर देती है। आखिरकार बच्चे सुरक्षित बच जाते हैं और काफी समय बाद सबके चेहरों पर एक छोटी सी मुस्कान लौट आती है। उधर अस्पताल में डैरिल के खून चढ़ाने के बाद जूडिथ को होश आ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। वो घबराई हुई चारों तरफ देखने लगती है। पहली बार वो सच में डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, क्या मैं मम्मी पापा को फिर से देख पाऊंगी? क्या मैं अपने छोटे भाई को देख पाऊंगी? डर और दर्द की वजह से उसकी हालत और भी बिगड़ जाती है और कुछ ही देर में वो फिर से बेहोश हो जाती है। उसी समय कैरल के वॉकी टॉकी से आवाज आती है। ये रोजेटा थी। वो बताती है कि वो लोग बच्चों को लेकर अस्पताल की तरफ आ रहे थे, लेकिन जैसे ही वो अस्पताल पहुँचे उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गयी और अब उनकी गाड़ी के चारों तरफ ज़ॉम्बियों की भीड़ जमा हो चुकी थी। ये सुनते ही डैरिल तुरंत हरकत में आ जाता है। वो जल्दी से जूडिथ को स्ट्रेचर पर रखता है और उसे लेकर अस्पताल से बाहर निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही वो मुख्य दरवाजे तक पहुंचता है वो अचानक रुक जाता है, क्योंकि बाहर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। अस्पताल के बाहर सैकड़ों ज़ॉम्बी दरवाजे पर चिपके खड़े थे। अगर वो अभी बाहर गया तो जूडिथ के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। डैरिल तुरंत फैसला लेता है। वो जूडिथ को वापस कमरे में ले जाता है और दरवाजे के सामने भारी भारी शेल्फ और रैक गिराकर बैरिकेड बना देता है। फिर वो अकेला ही बाहर हॉल की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो मुख्य हॉल में पहुंचता है उसके सामने जो नजारा आता है उसे देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। और यहीं पर द वॉकिंग डेड की ये कहानी अपने सबसे बड़े और आखिरी टकराव की तरफ बढ़ती है।